अगर बिहार में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे पहले साइंस को मजबूत करना पड़ेगा। आपको वहीं ये साइंस ही मेरिट में आगे करता है, क्योंकि 70% लड़के मैथ, रीजनिंग और जीके तो कर लेते हैं और ये भूगोल, ज्योग्राफी वगैरह सब बना लेते हैं, लेकिन साइंस का क्वेश्चन उनसे गलत होता है, क्योंकि साइंस का लेवल आज से नहीं पिछले 4-5 सालों से एनसीईआरटी के पे ही आधारित है। याद रखिएगा, आपको सिलेक्शन लेना है आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ चुपचाप उसको देखिए, कहीं मत जाइए, पैसा मत बात करिए, क्योंकि मैं कोई पेड बैच कभी चलाने वाला नहीं हूँ, हमेशा फ्री में ही रहेगा मेरा सारा, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ वही आप लोग के साथ बांटता हूँ। ठीक है, तो मैं गलत पढ़ूंगा नहीं, आपको गलत पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, अब रहा दूसरी बात, तो आपको ये पढ़ना है, साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये करिए, बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस। आप देखिए पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करा दिए हैं, आप देखिए ताकि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार पुलिस या कोई भी साइंस का स्पेशल। ठीक है, आप देखिएगा इसमें क्वेश्चन मिलेंगे 50 तक। आज 50 के बाद देखते हैं हम लोग 50 के बाद को रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग, ये मैंने प्रैक्टिस सेट चलाया था जिसका आप लोगों को डिटेल्स एनालिसिस कर रहा हूँ। इसमें आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे, सुनना है, साथ साथ कॉपी पेन लेके नोट्स तैयार करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट। कोबाल्ट रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग संदर्भ में विचार करिए। सुनिए क्या विचार है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के विकिरण उपचार होता है। बिल्कुल सही, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसीलिए मैंने 1 2 3 देखते हैं 1 2 ज़्यादातर का लिए हैं। क्यों लिए हैं कि आपको उस वन लाइनर सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, कैंसर के विकिरण के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कोबाल्ट 60 का। ठीक है, ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक है, आयोडीन 131 इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में होता है, ये भी सही है। तो आयोडीन 131 भी किसके लिए है, तो ये भी आपका एक सेकेंड इसको पतला कर लेता है यार, हाँ ठीक है। तो रेडियोधर्मी समस्थानिक जो आयोडीन 131 है इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि का उपचार करते हैं। ठीक, कैंसर के लिए विकिरण का उपचार के लिए कोबाल्ट 60, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन 31। आप कार्बन 14 जीवाश्म के बारे में पता है, इससे आयु निर्धारित होता है। अब देखिए ये पे दिया हुआ है नीचे, कोबाल्ट 60 गामा किरणें निकलती है, जो कोबाल्ट 60 में क्या होता है, गामा किरणें निकलती है जो ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करती है। तो एक और क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, ट्यूमर की कोशिकाओं को नष्ट कौन करती है, आयोडीन 31 क्यों कोबाल्ट 60, याद रखिए कोबाल्ट 60। दो क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे देखने को, लिख लीजिए। आपको इसे लिख लेना है कोबाल्ट 60 का उपयोग को 60 लिख लेना है। पहला क्या लिखना है, कैंसर विकिरण इलाज। ठीक है, फिर अगला क्या लिखना है, अगला लिखना है क्या लिखना है, ट्यूमर क्या लिखना है, नष्ट करना है नहीं, क्रॉस का मतलब अपने आप में नष्ट होता है, यही आपका शॉर्ट नोट्स। कितना छोटा सा बक्से में तैयार कर दिया अपना नोट्स, यही मेरा हथियार था, आपको रखना पड़ेगा। आयोडीन 131 थायराइड, कैंसर, घेंगा की पहचान, उपचार के लिए, चलिए जीवाश्म के लिए। फोटोग्राफी में निगेटिव फिल्म का फिक्स करने के लिए रसायन उपयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन। याद रखिएगा सोडियम हाइपोविलियन इसी को बोलते हैं, थायोसल्फेट को। और ये जो होते हैं इसका फार्मूला आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, Na2S थोड़ा सा यार ये अलग हो गया है। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे भी गूगल करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये अलग टाइप का मेरा प्रिंट हो गया है, जैसे इसमें डाले हम तो प्रिंटर में थोड़ा सा अलग हो गया। तो Na2, ठीक है, H2O3 ऐसे, उसके बाद 5H2O। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, कहीं पे आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सोडियम थायोसल्फेट का हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें, अब देखिए 1 और 2, फिर यहाँ पे देखिए ये थोड़ा छूट गया, सिल्वर हेलाइड AgBr, सिल्वर हेलाइड जो होते हैं AgBr के को विलय संकुल बनाकर घोल देता है, इससे फोटोग्राफिक फिल्म अस्थायी फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 मुख्य गैस है। याद रखिएगा मुख्य गैसें कौन कौन से हैं, CH4 + CO2। ठीक, अब देखिए जलवाष्प भी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस घटक है। याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे क्या एग्जाम में, सुनिए, इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसें नहीं है या इनमें से कौन सही है,
1 2 3 1 2 4, तो याद रखिएगा CO2 लिख लीजिए, CH4 लिख लीजिए, जलवाष्प लिख लीजिए। ठीक है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, अब देखिए और कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एक और लिख लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CFC पृथ्वी द्वारा उत्सर्जन अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके वायुमंडलीय जलवाष्प प्राकृतिक ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा योगदान। सुनिए, सबसे बड़ा योगदान कौन देता है, तो ये जलवाष्प क्यों देता है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, इन सभी जो होता है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरण को भी अवशोषित करते हैं। सभी को अवशोषित करके और ये जलवाष्प क्या करते हैं, प्राकृतिक ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा योगदान देता है। ठीक है, ग्रीन हाउस में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो जलवाष्प का है। ठीक है, चलिए और सभी ये सब लिख लीजिएगा क्या क्या ग्रीन हाउस में आते हैं, लाइन बना के। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए की कौन सा गैस बिहार दरोगा 22 वगैरह का प्री में, एथिलीन गैस पूछे जाते हैं। TRE4 में पूछा गया ऐसे क्वेश्चन, NTPC में पूछा गया, याद रखिएगा। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये रहा, कच्चे फलों को कृत्रिम पकाने के लिए एथिलीन C2H4 प्राकृतिक गैस पादप हार्मोन है। क्या है, एक एथिलीन क्या है, एक प्राकृतिक गैस पादप हार्मोन है। तो ये याद रखिएगा, प्राकृतिक गैसीय पादप हार्मोन है, फलों को पकाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। कृत्रिम रूप से एथिलीन गैस का सुरक्षित उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्कृष्ट गैसों के संदर्भ में उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, हीलियम अज्वलनशील और हल्की होने के कारण वायुयान टायरों में गुब्बारों में भर जाती है। उत्कृष्ट गैस के बारे में पता होगा आपको कौन सा होता है, तो अंतिम जो होता है ना उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं उसको। ठीक है, ये वर्ग अंतिम जो 18वां वाला ग्रुप है वहाँ पे होते हैं। थोड़ा अगर क्लियर है थोड़ा आप लोग बताइए कमेंट में कि सही बताइए कि नहीं, क्योंकि हम भी थोड़ा सा 2 साल छूट गया पढ़ाई। अंत मुझे जहाँ तक पता है कि 18 उत्कृष्ट गैस अंतिम होता है, अक्रिय गैस होता है वहाँ पे। तो हीलियम अज्वलनशील होती है, हल्की होने के कारण वायुयान और टायरों में भरी जाती है। देखिए मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। याद कि मैंने इसी लेवल से क्वेश्चन सेट किया है जो आपका एक अच्छा लेवल बनाने के लिए। रेडॉन वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है। याद रखिए अक्रिय गैसें मैंने बताया था, आर्गन जितने भी है ये अक्रिय गैसें हैं 18वां ग्रुप में, अंतिम ग्रुप में। ठीक है, रेडॉन वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रेडियो अक्रिय गैसें। रेडॉन ध्यान रखिएगा अक्रिय गैसें हैं, पूछता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली रेडियोधर्मी अक्रिय गैस कौन है जो कि प्राकृतिक रूप में जो कि वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाने वाली, वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से, यही चीज़ होता है एग्जाम में जो हम लोग पढ़ते हैं ना तो हड़बड़ा के पूरा पढ़ जाते हैं, बाद में मार देते हैं, बाद में चलता ये तो नहीं दिया हुआ है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अभी वही मेरे साथ हुआ है। ठीक है, रेडॉन जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रेडियो अक्रिय गैस, नहीं पाई जाने वाली, यानी कि अक्रिय गैस ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, हीलियम अज्वलनशील टायरों में गुब्बारों में भरी जाती है। चलिए इसका 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि हाइड्रोजन के तुलना में हीलियम सुरक्षित और ज्वलनशील है। रेडॉन एक भारी रेडियोधर्मी अक्रिय गैसें हैं जो वायुमंडल में सामान्यतः अनुपस्थित रहती है, भूगर्भीय रेडियोधर्मी क्षय से निकलती है। समय पूछा है हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम सुरक्षित व ज्वलनशील है, अज्वलनशील है, यानी हाइड्रोजन ज्वलनशील है, गंधहीन है, लेकिन हीलियम अज्वलनशील है। ठीक है, लेकिन रेडॉन एक भारी रेडियोधर्मी अक्रिय गैसें हैं जो वायुमंडल में समानता अनुपस्थित। तो कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं होती है, तो लिखिए रेडॉन एकलौता है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, भूगर्भीय क्षय से निकलता है। अब देखिए गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, तो हीलियम का। ठीक है, देखिए विस्तृत क्षेत्र गहरे समुद्र में उच्च दाब रक्त में नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है। गहरे समुद्र में उच्च दाब होता है जिससे नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ जाती है और ऊपर आने पर घातक बुलबुले बनाती है। हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होने से ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त है। ठीक है, क्यों होता है प्रयुक्त होता है, हीलियम में रक्त की विलेयता बहुत कम है। फिर सुनिए गहरे समुद्र में उच्च दाब पर नाइट्रोजन की विलेयता बढ़ती है,
इसलिए नाइट्रोजन को गहरे समुद्र में इस्तेमाल नहीं करते। आप कहीं कहीं पढ़े होंगे नाइट्रोजन, तो गहरे समुद्र में जो होता है घातक बुलबुले बनाते हैं ये नाइट्रोजन, लेकिन हीलियम ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो गहरे समुद्र में गोताखोर हाइड्रोजन का करता है, सॉरी हीलियम करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया के संदर्भ में सही कथन बताइए। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक होता है ऑक्सीकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या होता है अवकरण। आप लोग को अभी पढ़ाएंगे, हम जब 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आप लोग को क्लियर कर देंगे ऑक्सीकरण अभिकरण क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है, ये ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का Na+ ये क्या किया, त्याग किया, लेकिन अवकरण वाला क्या किया, एक्सेप्ट किया। उम्मीद है कि आप लोग क्लियर आज हो गया होगा ऑक्सीजन और अवकरण क्या होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना और निकलना भी होता है। अब आते हैं अपचयन। अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। देखिए यही हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण। ठीक है, तो अब देखिए अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, तो अपचयन में क्या होता है। अब देखिए ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो घटती है ना, यही आपका अपचयन है। अगर ये बढ़ जाता तो ये क्या होता है, उपचयन होता है। अपचयन मैं बताऊंगा अभी डिटेल्स, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप 10th का एनसीईआरटी अगर पढ़े हैं तो क्लियर होगा, नहीं पढ़े हैं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद ये रखना है, इनमें दोनों सही है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो क्लियर हो गया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ऑक्सीकरण संख्या देखिए जैसे ही त्याग किया, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, और अपचयन में रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन किया यानी लिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है, त्याग किया और ये लिया। अब ये जो है त्याग करने से क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, और ये लेने से क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या घटा। यही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऑक्सीकरण संख्या घटती है। आज ये क्लियर हो गया होगा, तो यही आपका अपचयन और उपचयन है। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या घटती है किसका, उपचयन में। चलिए अगर क्लियर नहीं हुआ अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको देखिए। ऑक्सीकरण में क्या हुआ, बढ़ा, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसमें दिया इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और हिंदी में इसको बोलते हैं उपचयन। अब यहाँ पे अभी नोट्स तुरंत बनाइए, ऑक्सीकरण उपचयन, ऑक्सीकरण में दिया और उपचयन में संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, लेकिन अपचयन में होता क्या, ये लिया और लिख लेना अपचयन, ये उपचयन था, ऑक्सीकरण उपचयन और अवकरण अपचयन। तो अपचयन में क्या हुआ, ये तो लिया, साथ साथ ऑक्सीकरण संख्या घटा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड करता, आप जाके खोलिए 8th का एनसीईआरटी, मैंने पढ़ाया है। आग बुझाने में जब कोई सिंपल सा आग लगता है तो वहाँ पे जल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक वाला आग लगता है तो उस समय जल का इस्तेमाल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले तो किसका होता है, वो भी मैंने बताया था, आप उसको जाके देखिएगा। एक परत बनाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का परत होता है, आप पिछली वीडियो में जाके देखिए, वहाँ पे क्लियर। देखिए क्यों होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है। आप देखते होंगे जब गैस में आग लगता है बोलता है कि डाल दो कोई भिंगा के, सही बात है। जैसे आप पानी मत डालिए, पानी डालिएगा तो उसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला तो ये और जलेगा, लेकिन जैसे ही आप भिंगा के डाल देते हैं कोई चीज़, उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। देखते होंगे जैसे इसको ढक देते हैं कोई चीज़ से, कपड़ा से या किसी से, तो जब ऑक्सीजन को इसको कनेक्शन काट दीजिए, जिससे ऑक्सीजन कनेक्शन कटेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वायु से भारी होती है। वायु से भाई, ये वायु है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड दिए तो वायु को काट के ये चला गया आग के पास, और ये इसको ढक लिया, वायु को ये प्रवेश नहीं करने देता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ये होता है भारी होती है और ज्वलनशील होती है। जलती वस्तु की चारों ओर एक आवरण बनाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देती है।
यही कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना, बिना कॉन्सेप्ट डेवलप किए आपके एग्जाम नहीं निकलेगा। परमाणु संरचना का विचार करें। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों के चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर सुनिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में बंधे हुए रहते हैं, जिससे ये मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसीलिए मुक्त होते हैं या किसी को दे और ले सकते हैं संयोजकता में, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में चारों तरफ घूमती रहती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तरों का चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। निश्चित ऊर्जा चक्कर का किसने पता लगाया था, ये आप बताइएगा। आप 4-5 बताए थे, बोर का परमाणु मंडल बताए थे, रदरफोर्ड का बताए थे, सब बताए थे, ठीक है। रदरफोर्ड और नील्स बोर के मॉडल के अनुसार धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन इलेक्ट्रॉन नाभिक में न्यूक्लियॉन स्थित होते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के लेमिनर स्तंभ परिक्रमा करता है, ठीक है। ये रहा KLMN, समझ में आ रहा है? यही आपका वो का कोर्स है, कक्षा है। रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? हेनरी बेकरेल ने। लिख लीजिए, 1896 में फ्रांस के आपको लिखना है, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल यूरेनियम लवणों से स्वतः निकलने वाले अदृश्य विकिरणों खोज के बाद मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी रेडियम पोलोनियम खोज की। याद रखिएगा, सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया। कहाँ से? यूरेनियम लवणों से स्वतः निकालने वाला अदृश्य विकिरण खोज की। ये लिखना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे देखने को। यूरेनियम लवणों से स्वतः निकलने वाले दृश्य विकिरण खोज किसने किया था? अदृश्य विकिरण खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल। ऐसे ही क्वेश्चन आज के डेट में आते हैं, तो आपको ये सिर्फ जान भी रहे हैं, रेडियो एक्टिव खोज रट रहे हैं, रेडियो एक्टिव खोज हेनरी बेकरेल, रेडियो एक्टिव रटते हैं, एग्जाम में दे देगा यूरेनियम लवणों से स्वतः निकलने वाला अदृश्य विकिरण खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल। बाद में इस आधार पर मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम के खोज किया था। लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट। 61, कोशिकांगों के साथ विचार करें। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस सब कहते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है, मैंने बताया था। आप जाके देखिए, 9th जब पढ़ा रहे हैं आप उस पीछे के देखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्पेशल डीएनए और अपना स्पेशल क्या लगते हैं, 2 चीज़ मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये दोनों ही एक ऐसा है जो अपना डीएनए और अपना क्या रखते हैं, अपना डीएनए और अपना, यार माइंड से मिस्टेक हो गया, 2 चीज़ मैंने बताया था, अपना डीएनए तो रखता ही है, ये अपना डीएनए के साथ साथ एक और चीज़ रखता है कुछ, चलिए याद आएगा तो बताएंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भूल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का केफ्स चक्र के द्वारा कोशिकीय श्वसन एटीपी बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया केफ्स चक्र किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में लाइसोसोम में जल अपघटीय पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं पचा देते हैं। आत्महत्या की थैली इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। याद आ नहीं रहा यार, यही चीज़ होती है एग्जाम में, कभी कभी आता हुआ चीज़ भी भूल जाते हैं। अपना डीएनए, हाँ, अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो याद आ गया, याद आ जाता है पढ़ा हुआ चीज़, कोई बात नहीं है। इसलिए एग्जाम में जब भी एग्जाम दीजिएगा एक सीख बता दें अभी, जो चीज़ एग्जाम नहीं याद आए उसको ये नहीं कि घसते रहना है, समय निकल जाएगा, छोड़ दे के आगे निकल जाए, पीछे जब आइएगा तो याद आ जाता है, अक्सर होता है, ठीक है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण का स्थल कोशिकांग राइबोसोम, ठीक है। कहाँ पे होता है? खुरदरी अंतर्जलवी पदार्थ आरईआर, ठीक है। और एसईआर में लिपिड और प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ होता है? ईआर। जब पढ़िएगा अंतर्द्रवी जलिका, मैंने सब बताया था, प्रोटीन का पैकिंग कौन करता है, परिवहन कार्य कौन करता है, एक ढांचा का निर्माण कौन करता है, तो 2 गो होता है ईआर में, आरईआर, एसईआर, एक खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी पे राइबोसोम और चिकनी पे लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। लिपिड और वसा का निर्माण होता है। पादप एवं जंतु कोशिका के संदर्भ में विचार करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन बने होते हैं। एमआरएनए के निर्देशक अनुसार, देखिए आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए और टीआरएनए और कुछ के 3 होते हैं, ठीक है। एमआरएनए, ये याद रखिएगा, निर्देशों के अनुसार अमीनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हीं कोशिकाओं में
प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा mRNA, 3 RNA होते हैं, mRNA बहुत मुख्य है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने सेट किया है ना, थोड़ा एक सारा निकाल के एनसीईआरटी से हम डाल के, मेरा जो बुक है उसी से मैं निकाले हुए हैं, अपने अंडरलाइन बुक से निकाले हैं सारा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा, सारा एनसीईआरटी से रहेगा। पादप, अब देखते हैं पादप की एवं जंतु कोशिका के विधि में विचार करें। क्या है पादप की कोशिका भित्ति? जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल बनी होती है, मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है, मैंने जब बता रहा था उसमें बताया था कि कवक की कोशिकाएं भित्ति जो होती है वो काइटिन की होती है, लेकिन उस पादप की सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट ये रहा कद की दिया हुआ नाइट्रोजन युक्त होता है, कवकों की काइटिन नामक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। भैया लिख लीजिए, कवकों की ये काइटिन नामक, कवक में जो होता है कोशिका भित्ति काइटिन, और क्या देना है, नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो पूछेगा यही डायरेक्ट में कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन ना दे के दे देगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो समझ में आ रहा है, ऐसे सवाल को आएंगे, कोई नहीं बताता ये सब चीज़, मैं बता रहा हूँ। कहीं भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट कहीं मिल जाए तो कहना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक तो पहले एग्जाम के आधारित पर क्वेश्चन, उसके डायरेक्ट एनसीईआरटी पे ऑप्शन, साथ साथ सटीक एनालिसिस, ठीक है। जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये आप क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी, आप मान लीजिएगा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन बनी होती है, दोनों सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मैंने बताया था 2213 एग्जाम में पूछा था, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, साथ साथ ये बाह्य और अंतर दोनों कार्य करता है। अगर पूछेगा कि पादप कौन सा होता है जो कि बाह्य अंतर दोनों ग्रंथि होती है, वह अग्नाशय है, सबसे बड़ी यकृत है, ठीक है। अब देख लेते हैं 1.5 kg का होता है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो पित्त रस का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा हमारे दाएं साइड में होता है, आप जो इसे एक सेकंड खड़ा होइएगा, आपका दाएं साइड में आपको मिलेगा लीवर के नीचे में पित्ताशय होता है, यहीं जस्ट नीचे में किडनी होता है, ठीक है। किडनी के ऊपर में एंडिनल ग्रंथि होता है। ये सब चीज़ मुझे याद है, सारा चीज़ याद है मुझे, तो वही चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ। एकदम एग्जाम में आए सोचना नहीं, याद दिमाग में लॉक कर लेना है, ठीक है। फिगर के साथ पढ़ाऊंगा। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सुनिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, यहाँ से कितने क्वेश्चन निकले? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, बाह्य और अंतर दोनों ग्रंथि अग्नाशय। क्लियर हो गया। मानव रक्त का परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में विचार करें, ठीक है। फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। मैंने आपको बताया था हृदय मुट्ठी के संरचना की तरह होती है। जब हृदय के बारे में आप देखिएगा, ये दो तरह का होता है। जब हृदय में प्रवेश करती है शुद्ध रक्त यहाँ से, तो आपको अच्छी तरह पता होता है कि दो तरह का होता है, शुद्ध धमनी, धमनी, पल्मोनरी धमनी, सिरा, पल्मोनरी सिरा। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी, इसको फुफ्फुस सिरा बोलते हैं, वहीं से हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ आया। तो ये पल्मोनरी, ये फुफ्फुस सिरा शरीर में लाया, उसके बाद इस शुद्ध रक्त को धमनियों द्वारा पूरे हृदय से पूरा शरीर में लेके गया। जैसे ही आया हृदय से पूरा शरीर में ले गया, किसके द्वारा? अब मैंने बताया था, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले शुद्ध आया सिरा से, फिर धमनियों के द्वारा हमारे शरीर में गया। उसके बाद यहाँ से अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? सिरा। फिर इन वापस हो जाता है हमारे हृदय में, कौन ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, धमनियों में शुद्ध और सिराओं में अशुद्ध। ये आप चाह के देखिए, यहाँ पे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि फिगर मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम कर देते अभी आपको अच्छे से क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखिए, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, अभी बताए अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है, बिल्कुल सही। हृदय से पूरे फेफड़ों को पहुँचाता है कौन? फुफ्फुस धमनी। सुनिए, ये रहा आपका सिराओं, सिराओं द्वारा आया
शरीर में? पहले यहाँ पे देखिए, फुफ्फुस शिरा का कार्य क्या है? यह शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं अलिंद में लाती है। आप जब देखिएगा, ये साइड दायां है, ये साइड बायां है, ये ऊपर वाला पार्ट अलिंद है, नीचे वाला पार्ट नीला है। तो हमारे क्या है, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं अलिंद में लाती है। फेफड़ों से हमारे हृदय के अलिंद में शुद्ध करने के लिए कौन लाया? शुद्ध रक्त कौन सा लाया? फेफड़ा शुद्ध करता है। तो हमारे हृदय में कौन लाया? ये लाया फुफ्फुस शिरा। फिर यहाँ से पूरे शरीर में प्रवेश किया, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। वापस फुफ्फुस धमनी से, सुनिए फिर से, वापस शिराओं से शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं अलिंद में लाती है। अभी फुफ्फुस शिरा क्या करता है? देखिए, यहाँ पे लाया, फुफ्फुस शिरा काम कर रहा है, यहाँ से धमनी कार्य किया। अब ये फुफ्फुस धमनी क्या किया? अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में लेके चला गया। ठीक है, मैं डिटेल्स कर दूंगा, यहाँ पे ये दोनों सही है। ठीक है, बस इतना जानना है। 4 तरह का होता है धमनी, फुफ्फुस धमनी, शिराएं, फुफ्फुस शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस शिराओं में शुद्ध रक्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः धमनियां शुद्ध और शिराएं शुद्ध। चलिए देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? रक्त का थक्का विटामिन के बनाता है, और डी में कैल्शियम होता है, हड्डियों का मजबूत होता है, ए में रतौंदी, सी में स्कर्वी। ठीक है, रक्त समूहों का विचार करिए। ओ निगेटिव सर्वदाता कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। ओ पॉजिटिव देंगे तो नहीं, ओ निगेटिव सर्वदाता है, और ए बी पॉजिटिव ये सर्वाग्राही। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्यों होता है कि ए और बी में RH का कोई एंटीजन नहीं होता है, अतः किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, ए बी किसी को ओ रक्त में ABRH एंटीजन नहीं होता, इसीलिए किसी को दे सकते हैं। क्यों दे सकता है? क्योंकि A+B RH कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन ए और बी में RH तीनों एंटीजन उपस्थित होता है, जिसके वजह से एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ओ में क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी पाया जाता है। लेकिन ए बी में क्या नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। लिख लीजिए आप लोग कहीं पे, यही खासियत है रक्तदाता। मानव रक्त कणिकाओं में औसत जीवन काल 100 से 120 होता है। RBC का जीवन काल 100। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, और इसका विनाश प्लीहा, जिसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, प्लीहा को। ठीक है, पादप में आप लोग को नहीं बताएंगे। संवहन उत्तक, जटिल उत्तक का प्रकार है ये। अस्थायी उत्तक में सरल और जटिल उत्तक में प्रकार है संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या कर, जड़ों से जल और खनिज को ऊपर ले जाता है, लेकिन फ्लोएम के द्वारा पत्तीदार निर्मित भोजन और पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, सभी भागों से प्रवेश करते हैं फ्लोएम। चलिए आप देख लीजिएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मस्तिष्क के आधार पर पीयूष ग्रंथि TSH, STH, FSH, LH आदि हार्मोन का साबित करते हैं। TSH थायराइड स्टेरॉयड हार्मोन, SCTH, FSH और LH। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अन्य अधिकांश अंतःस्रावी ग्रंथियां संक्रियता का नियंत्रण करती है। तो मास्टर ग्रंथि इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे का मास्टर करती है, बहुत सारे हार्मोन का नियंत्रण करती है। मानव उत्सर्जन तंत्र पता है, जो कि उत्सर्जन कार्य करता है। हमारा किडनी क्या करता है? अपशिष्ट कचरा को छांक के बाहर निकाल देता है और मेन चीज़ों को रख लेता है। तो देख लीजिए, वृक्क का कार्य है क्या? वो मूत्राशय में जो जाता है, ये 2 किडनी रहते हैं, मूत्र मार्ग होते हुए मूत्राशय में जाता है, जहाँ मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग के द्वारा वापस में बाहर निकल जाता है। इसीलिए मैं वृक्क को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। बिल्कुल सही है, वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। बिल्कुल सही है, यकृत मतलब लीवर में। तो दोनों क्लियर हो गया आपका, किडनी और यकृत। ठीक है, प्रत्येक वृक्क 10 लाख नेफ्रॉन रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। ठीक, लिख लीजिएगा। शरीर में अमीनो अम्ल विखंडन से बनी विषैली अमोनिया को वृक्क और ऑर्निथन चक्र द्वारा यूरिया में बदलता है, जिसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। ये 12th से हम लिए।
ठीक है, तो सारा क्वेश्चन ले लिया, आप लोग लिख लीजिएगा। वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना भैया, ये वाला पार्ट, ये आपको मेंस में आएंगे, डायरेक्ट मेंस में ये सवाल आएगा, ये प्री तक चलेगा। वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थि होती है, 206, ये प्री में चलेगा। अब क्या चलेगा मेंस में बताएं, 80 अक्षी का कंकाल और 126 उपांगी कंकाल होते हैं। नवजात शिशु में लगभग 300 अस्थियां होती है और वृद्धि के साथ टूट जाती है। ये स्टेटमेंट आएंगे, ये मेन से क्वेश्चन थे। मानव कंकाल की प्रमुख हड्डियां से विचार करिए। फीमर जांघ की हड्डी सबसे लंबी मजबूत हड्डी, बिल्कुल सही। स्टेप्स मध्य कान की हड्डी, मध्य कान की शरीर की सबसे छोटी हड्डी हम लोग पढ़े हैं, स्टेप्स दे देगा मध्य कान की हड्डी कौन सा, तो लिख लीजिए। स्टेप्स मध्य कर्ण के स्थित कर्णास्थि है जो लगभग 3 मिलीमीटर लंबी होकर शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 180। ये प्री का क्वेश्चन। अब देखिए मेंस में क्या आएगा, 120 mm सिस्टोलिक, यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा का प्री में या मेंस में, कहीं तो मेंस में पूछा था। आप देखिए खोल के देखिए, मेंस 12 तक मेंस से मिलेगा। 120 mm सिस्टोलिक प्रेशर और 180 mm डायस्टोलिक, तो उल्टा दिए देगा आपको, 80 दे देगा डायस्टोलिक और 120 दे देगा सिस्टोलिक। तो याद रखना है, सिस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 120, पहले एस तब डी कर देना, सिस्ट डी, ऐसे याद कर लो ट्रिक लगा के, ठीक है। ये ट्रिक लगाने वाला है। सिस्टोलिक 120, सॉरी सिस्टोलिक 120/80 होता है ना, तो इसको लिख लो सिस्टोलिक, इसको लिख लो डायस्टोलिक। डिट्टो इस वाला आया था, डिट्टो सवाल बड़का गलत हुआ था बहुत से एग्जाम से, इसीलिए तो। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में उपस्थित धातुओं से विचार करिए। अब हीमोग्लोबिन धातु पाया जाता है भाई, देखिए कौन सा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है, ठीक है। अब पत्तियों में क्लोरोफिल केंद्र में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए, हीमोग्लोबिन आयन युक्त पोराफायरिन प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का संवहन करता है। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम युक्त पोराफायरिन वर्णक है जो ऊर्जा को अवशोषित करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में किस अंग द्वारा साबित होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिका। हम लोग अग्नाशय जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा बीटा कोशिकाएं हैं। क्या लिखना है, बीटा कोशिकाएं। एग्जाम में आपको मिलेगा अल्फा बीटा गोमा सब दे देंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा। इंसुलिन मुझे पता है ना भाई, एग्जाम में बैठे ना बड़ी घुमाता है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं लूसेंट, अब वहाँ जाके एनसीईआरटी का लाइन रहता है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहिंस द्वीप की समूह, जिसको बीटा कोशिकाएं बोलते हैं, यह रक्त में ग्लूकोज स्तर को घटाकर ग्लाइकोजन में बदलता है। अब ये ग्लूकोज रक्त में बढ़ जाता है तो यह क्या करता है बीटा कोशिकाएं, सुनिए, अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन अग्नाशय की। अब हम लोग इंसुलिन क्यों लेते हैं ना, जिनको मधुमेह रहता है। अभी करता क्या है, लैंगरहिंस द्वीप जो अग्नाशय में है, लैंगरहिंस द्वीप, इस समूह को बीटा कोशिकाओं को साबित होता है, जो बीटा कोशिका साबित होता है, ये रक्त में ग्लूकोज स्तर घटाकर ग्लाइकोजन बदल देता है। इसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी इंसुलिन कमी नहीं होना चाहिए शरीर में, ठीक है। विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग, ए से रेटिनॉल रतौंधी, सी से स्कर्वी, डी से कैल्सिफेरॉल रिकेट्स सूखा रोग, ठीक है, सभी सही है। आगे देखते हैं 78 में साइनोकोबालामिन B12 कोबाल्ट, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, और रक्तता। आप लोग देखते जाइएगा, हम इस पीछे वाला आप देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र समस्याएं होता है। संक्रमण रोग के लिए विचार करिए। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा मादा इनफ्लुएंजा मच्छर काटने से होता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा मादा इनफ्लुएंजा मच्छर काटने से होता है, ठीक है। तो ठीक है, और एक और होता है डेंगू मादा एडीज मच्छर काटने से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ये हो गया, एडीज से डेंगू होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एडीज मच्छर ये है, ये डेंगू हुआ, और इन्फ्लुएंजा से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर काटने से होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एडीज इजिप्टी मच्छर है। टाइफाइड को मियादी बुखार कहते हैं। कौन सा में परीक्षण है, विडाल टेस्ट, याद रखिए विडाल टेस्ट किसके लिए है, टाइफाइड के लिए है, ठीक है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइसी जीवाणु होता है, इसकी पुष्टि विडाल टेस्ट में होती है। एलिसा और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और टिप पहचान हेतु होता है। तो 80 क्वेश्चन, 50 पहले पार्ट में, अगले पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करा देंगे अगले पार्ट में। माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय कम नहीं, अब ड्यूटी निकलना है,
थोड़ा सा और भी काम मेरे पास है, तो आप टेंशन नहीं लेना, देख लेना है वीडियो यार, देख लोगे तो फ़ायदा ही होगा, नहीं देखोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जय हिंद आप सभी को, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन कैसे नहीं होगा मैं ये चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करूँगा डायरेक्ट, कैसा भी क्वेश्चन आओ, कहीं से आओ, एग्ज़ाम को ऐसे ऐसे करके ना फाड़ फाड़ के आओगे, समझ आ रहा है। चलिए पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। एक और हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजिंग हो, अंदर से अच्छा फील हो, हाँ मेरा काम सही जगह जा रहा है। ठीक है, जय हिंद आप सभी को, पढ़िए।